यस दोस्तों, चलिए। आज फर्स्ट सेशन है हमारा बेसिक ब्रिज बैच का। और आपने फाउंडेशन एग्जाम दे दिया है, रिलैक्स भी कर लिया है, और अब थोड़ा टाइम है कि आगे की प्लानिंग की जाए। सो दोस्तों, यस, थोड़ा वेट कर लेते हैं और फटाफट अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर लो कि ये बेसिक ब्रिज बैच का पहला सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ जय चावला सर है, रवि टावरी सर है और शुभम सिंगल सर है। तो इंटर और फाइनल लेवल की सारी इमिनेंट फैकल्टी, जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज है, वो आपके सामने है। और मैं थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ा लेता हूँ। सर, जो हम सबके हेडमास्टर है, हम सबके प्रिंसिपल है, करेक्ट, वो है विशाल सर। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस स्पेशल सेशन। और ये स्पेशल सेशन आप सबके लिए है, जिसका नाम हमने प्री रिजल्ट ब्रिज बैच दिया है। अब ब्रिज बैच क्यों? क्योंकि आप अपना फाउंडेशन के एग्जाम्स दे चुके हो, इंटर की तरफ जा रहे हो, एंड डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपके रिजल्ट्स के लिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो और इंटर में अच्छे से पढ़ाई शुरू करें। बट इंटर में अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, और बहुत जैसा कि शुभम सर ने कई बार आपको बताया था कि अगर आप तेज दौड़ोगे और जल्दी दौड़ोगे तो आप बहुत अच्छे से भी पास होगे। सो हमें यहां पर ब्रिज बैच का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बहुत तेज दौड़ना है और आज से हमें जल्दी दौड़ना है। बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी, जैसे कि आपके बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। कौन से बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे? जैसे विशाल सर की बात करें तो जीएसटी के बेसिक्स आपको बताए जाएंगे। शुभम सर आपको अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ बातें बताएंगे, कुछ इनसाइट्स बताएंगे, कुछ बेसिक्स बताएंगे। केस लॉस क्या होते हैं ये सब बताएंगे। रवि सर आपको ऑडिट के बारे में कुछ बेसिक्स बताएंगे, ऑडिट हैक्स बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा स्पेशली क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो अकाउंट्स में क्या चेंजेस हुए हैं, पहले वाले इंटर में अकाउंट्स में क्या बदलाव थे, अभी क्या बदलाव हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कितना रेलेवेंस बढ़ गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम तो पहले आपने सुना था, बट अब आपको इंटर में उसको पढ़ना है, तो आपको कैसे उसका बेसिक्स क्लियर होगा अकाउंट्स में, वो बताया जाएगा। एट द सेम टाइम बेसिक्स के साथ साथ आपको आपके 8 महीने कैसे पूरा का पूरा कवर करने हैं, कैसे आपको 8 महीने में दोनों ग्रुप की पढ़ाई करनी है, 3 बार रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, हम आपके साथ कैसे जुड़े रहेंगे क्लासेस के साथ साथ, क्लासेस के बाद बाद। तो ये सारी चीजें आज आपको पता चलेंगी, आज नहीं पूरे इस बेसिक ब्रिज मैच में आपको पता चलेंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। शुभम सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बाकी फर्दर चीजें? सर जी, थैंक यू सो मच सर। हेलो गाइस, मेरा नाम माय नेम इज शुभम सिंघल और एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई क्लियर्ड माय सीए एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। तो मेरी बात सुनो, आप लोगों का फाउंडेशन का एग्जाम हो चुका है, आप लोगों का इंटर का रिजल्ट आने का है। ब्रिज बैच में हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो तुम लोग भी सो जाओगे, हमको पता है, क्योंकि नींद बहुत प्यारी है तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। पर अभी तुम लोगों को ब्रिज बैच जो है उसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें मिलेगी जो आपको शायद ही इस टाइम पे मिलता है। हम लोगों ने इस बार बी स्मार्ट ने बहुत सारे रैंकर्स निकाले, बहुत सारे ब्रिलियंट रिजल्ट्स आए हैं हमारे। और आप किसी भी रैंकर से उठा करके बात करोगे ना, तो उनका एक चीज बहुत क्लियर होता है कि पूरी दुनिया समझ रही थी कि सब्जेक्ट क्या क्या है, और हमने अपनी पढ़ाई शुरू कर ली थी, शायद एक आधा सब्जेक्ट आधा खत्म भी कर लिया था। तो आप लोगों को जल्दी शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप क्लासेस लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास न्यू सिलेबस में कहीं पे भी क्लासेस नहीं है। आपके पास सारे पुराने लेक्चर्स हैं और आप लोगों को फ्रेश लेक्चर्स का वेट करना पड़ेगा। तो तब तक क्या करें सर? तब तक हम लोग जो ये सेशन लेने वाले हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें क्या कराएंगे हम आपको। हम एक सेशन लेंगे जहां हम आपको मेमोरी टेक्निक सिखाएंगे। जो सेशन रवि सर लेंगे उसमें मेमोरी टेक्निक्स में हम आपको बताएंगे कि जो थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए इंटर में और फाइनल में चल के भी, वो थियरी सब्जेक्ट्स में मेमोरी टेक्निक क्या होंगे जो आपको आगे चल करके बहुत हेल्प करेंगे। दूसरा, हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल केस लॉस करवाएंगे, जैसे कि मैं पर्सनली आपको एक सत्यम स्कैम के बारे में करवाऊंगा। रवि सर आपको शायद एनरॉन स्कैम के बारे में करवाएंगे। तो ये स्कैम जो होता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको पता होना चाहिए, और इस टाइम पे हमको कोई बता दे तो आगे चल करके हम हर चीज को रिलेट कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग आपको रैंकर से मिलाएंगे अपने। एक सेशन हमारा डेडिकेटेड होगा जहां पे हमारे रैंक होल्डर्स आएंगे और वो आपको 1 to 1 गाइड करेंगे, जो तुम समझ भी नहीं सकते कितना पावरफुल सेशन होता है, क्योंकि उसमें आपको पूरा विजन मिल जाता है कि मैं आने वाले अगले 8-9 महीने कैसे प्लान करना चाहता हूँ, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन। हम चाहते तो हम तुम्हारा पूरा दिन ले सकते थे और लॉ की पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते थे, अकाउंट्स की पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते थे, पर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम आगे चल करके वापस से जब बैचेस शुरू होंगे तो उसको तो करेंगे ही हम। तो अभी हम आपका बेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो विद दैट इंटेंशन वी आर ब्रिंगिंग दिस ब्रिज बैच फॉर यू विद अ लॉट ऑफ लव एंड एफर्ट। 2 हफ्ते की बैच होने वाली है, और ये 2 हफ्ते के बाद सबसे बड़ी चीज होने वाली है, वो है आप लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में रवि सर आप बता दीजिए, पर बच्चे जो पूछ रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, जी हाँ,
हमने वैसे शुरू में सोचा था लिमिटेड सीट्स रखेंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि वो हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई तो हमने उसको ओपन फॉर ऑल कर दिया। आप नीचे जाकर के रजिस्ट्रेशन लिंक में क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो उसको। सॉरी, ओपन फॉर ऑल से जय सर का मुंह बन गया सर। ओपन फॉर ऑल मतलब ऐसा नहीं नहीं, कि नहीं। यूट्यूब पे सारे लेक्चर आने वाले हैं। ओपन फॉर ऑल मतलब लिमिटेड सीट्स हैं, अब आप रजिस्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस गाइस, देखिए बच्चों, हमारा एक्सपीरियंस रहा है ये कि बच्चे रिजल्ट आने के बाद ही बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे लेकर जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसी चीज को ध्यान रखते हुए आपकी जो मेन बैचेस है, जो डिटेल में हम जाने वाले हैं, वो तो डेफिनेटली रिजल्ट के इमीडिएटली बाद शुरू कर लेंगे। उसके डेट, उसका शेड्यूल हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। और जैसा शुभम सर ने बोला कि सब लोग अपने नए कोर्स के नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको एकदम फ्रेश चीजें देना चाहते हैं, जो बहुत ही रेलेवेंट है आपके लिए, जो रिसेंट मॉड्यूल के हिसाब से वो आपको देना चाहते हैं। पहले के कोर्स की चीजों को पढ़कर बहुत ज्यादा अभी रेलेवेंट नहीं होगी चीजें। अभी जो नया कोर्स है उस पर फोकस करना चाहिए। एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग, आपने जो इतनी मेहनत की है 11, 12 फाउंडेशन, उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। इसी चीज को ध्यान रखते हुए स्कॉलरशिप टेस्ट है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो नॉलेज है आपके पास में, आपने आपके लगन से जो सब कुछ अचीव किया है, वो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में रखिए। जो अच्छा स्कोर करेगा, वी स्मार्ट उसको इंसेंटिवाइज करेगा, उसको रिवॉर्ड करेगा। यस, आपने मेहनत की है तो आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है रजिस्ट्रेशन की, वो भी यूज करें। और टेलीग्राम चैनल्स की लिंक है हमारे, वहां पर भी आप जुड़ जाए, क्योंकि यहीं पे आपको सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इनफैक्ट आप लोगों को अगर मन में कुछ सवाल भी पूछने पड़ेंगे तो ये मीडियम्स होंगे जिससे आप जुड़ सकते हैं। एंड गाइस, इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जिसकी प्लानिंग स्ट्रांग होती है उसका एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग होता है, और रिजल्ट तो वो फोड़ देता है। तो यहाँ पे जो एक अप्रोच, एक ओवरव्यू बताया जाएगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताता हूँ, दो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दोनों इक्वल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार आपने देखा होगा यार, एक बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ जाता है और एक से उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। ऐसी वो क्या चीज है? टेक्निक, अप्रोच पढ़ाई का, टेक्निक, कैसी टेक्निक होनी चाहिए, कैसा अप्रोच होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। मैं खुद मेमोरी टेक्निक्स भी बताऊंगा और पेपर राइटिंग की स्किल भी। मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि राइटिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने कैसे हेडिंग्स देने चाहिए, कैसे अंडरलाइन करने चाहिए, कैसे वर्ड्स को फ्रेम करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिले। देखिए, ये सारी चीजें अगर आपको पहले दिन से पता रहेगी ना, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से आप तैयारी करोगे। सो गाइज, we wish you a lot of knowledge and lot of enjoyment in this particular batch। और मेरी भी बैच अभी शुरू होने वाली है, तो आई विल बी लीविंग। एंड आज का सेशन जबरदस्त करने वाले हैं। जय सर। यस सर। यस दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। सो दोस्तों, सबसे पहले ये जैसा अभी आपके सामने जय सर ने, शुभम सर ने और यहाँ रवि सर ने बताया कि ये बेसिक ब्रिज बैच का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट में पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या ये रेगुलर बैच है और अभी से स्टार्ट हो रही है? तो मैं सबको कह दूं कि रेगुलर बैच नहीं है। रेगुलर बैच तो हमारी रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगी। और जनरली पूना में जो रेगुलर बैच स्टार्ट होती है फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग में, जो आपको बाद में ऑनलाइन डाउनलोड मोड में अवेलेबल होती है, जिस दिन भी फाउंडेशन का रिजल्ट लगता है वहां से 10th डे को ये फॉर्मूला फिक्स है और हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिक ब्रिज बैच का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक ब्रिज बैच जो है, हम इसे गाइडेंस बैच बोल सकते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्ट दोस्तों हमारा बस यही है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फाउंडेशन की एग्जाम दी है, अपीयर्ड हुए हैं, ओके, और वो सोच रहे हैं कि यस, इस फाउंडेशन एग्जाम में हमारा ओके रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव सोच आपने रखना है। हर क्लास में मैं ये कहता हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। सो दोस्तों, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसी एटीट्यूड से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बैच में यहाँ पे चलो, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेट अगर फाउंडेशन में रहे तो भी ये ब्रिज बैच उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस ब्रिज बैच के कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे सर यहाँ शुभम सर ने बताया कि इस ब्रिज बैच में हम आपका बेसिक कवर करने वाले हैं। बेसिक मतलब कैसा है कि यहाँ हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड बताने वाले। लेट्स टेक एग्जांपल, हम जीएसटी का लेते हैं। जीएसटी में 2017 के पहले जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, एक्साइज कैसा था, वैट कैसा था, सर्विस टैक्स कैसा था, और जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, यहाँ 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने रात को 12 बजे कह दिया कि अब आज से जीएसटी आएगा। भाई ऐसा क्या हुआ कि जीएसटी आएगा? तो इस तरह के बेसिक हम ब्रिज बैच में लेने वाले हैं। चलो, ये तो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। इसका क्या फायदा होगा आपको? आपका फायदा, आपको ये फायदा होगा कि जब आप
यहाँ पे सीए इंटर के रेगुलर क्लास करोगे तो फर्स्ट डे से ही सब्जेक्ट का बैकग्राउंड आपके पास होगा और वो फर्स्ट डे से ही आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी हम लाइफ में एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी और वो हार्डवर्क से ज्यादा उसके पीछे हमारा बिलीफ कितना है, हमारा इंटरेस्ट कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यस, अगर फर्स्ट डे से ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए हर सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली ये जो आप गाइडेंस बैच कर रहे हो, जिसे हम बेसिक ब्रिज बैच कह रहे हैं, ओके, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इसलिए आने वाले ये आपके अराउंड कितने सेशन है शुभम सर हमारे? 2 हफ्ते का सेशन है सर, 10 सेशंस हाँ, इन तो टोटल। यहाँ पे 2 हफ्ते के सेशंस जो है हमने प्लान किए, जिसमें हर सब्जेक्ट का बेसिक हम आपको देंगे और ये जो है आपके लिए बहुत बहुत आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है, गेम चेंजर होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस रहता है कि सर ओके, फेस टू फेस करे या लाइव स्ट्रीमिंग में करे या फिर इसको ऑनलाइन डाउनलोड मोड में लेक्चर्स कैसे मैनेज करे। तो हमारी सारी फैकल्टीज और बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले, जैसे शुभम सर ने कहा कि रैंकर्स भी जुड़ने वाला है, तो ये आपको बताएगी कि आपकी प्लानिंग पहले दिन से कैसे होनी चाहिए और एक सही अप्रोच आपका रिजल्ट चेंज कर सकता है। एक सही अप्रोच आपको अगर यहाँ मिल जाए तो इंटर या फाइनल, ये सीए जो इंडिया में कहती कि टफेस्ट एग्जाम है, वो इजी कर सकता है। और दोस्तों, आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है, पर आने वाला इंटर और फाइनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटर और फाइनल में आपके स्टडी के साथ एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है और ये बैच आपको डेफिनेटली उसके लिए हेल्प करेगी। सो दोस्तों, यहाँ पे यस, जैसे शुभम सर ने कहा कि जो ऑल इंडिया रैंक्स फाइनल के हैं, इंटर के हैं, वो भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। वो आपको एक सही दिशा बताने वाले हैं कि किस तरह से आपने पढ़ना है और आपको फर्स्ट डे से वेरी डिसिप्लिन मैनर में आपको फॉलो करना है। क्योंकि सीए में जिसके पास कंसिस्टेंसी है, जिसके पास डिसिप्लिन है और जिसके पास पेशेंस है, और कि ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आपका ग्रास्पिंग थोड़ा बहुत कम भी होगा, आप एवरेज स्टूडेंट होगे तो भी मैं लिख के देता हूं कि आप पास जरूर होगे। तो दोस्तों, ये बेसिक ब्रिज बैच आपका ये सारी चीजें आपके प्लानिंग के लिए, आने वाले क्लासेस और पढ़ाई के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी। और यस, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, तो मैं ये कहता हूँ बेटा कि डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स ने भी बैचेस कैसी लगानी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्योंकि न्यू स्कीम में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चालू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि जब न्यू स्कीम आ रही है सर May 24 एग्जाम से, तो ये न्यू स्कीम में हम किस तरह से प्लान करें और क्लासेस कैसे रहेंगे, क्या हम दोनों ग्रुप प्लान करें, एक ग्रुप प्लान करें। देखो कितने सारे क्वेश्चन है आपके, और ये सारे क्वेश्चन हम इस बैच में कवर करने वाले और आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं। यस जय सर, शुभम सर, सही है? सबका जवाब देगा ब्रिज बैच। तो सर आई थिंक दैट्स इट, इतना ही हमें अपडेट करना था। आई थिंक जैसे आप सेशन शुरू करेंगे। श्योर, ठीक है सर, तो आई थिंक वी विल टेक आवर एग्जिट। एंड दोस्तों, जो लोग लाइव देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये रीच हो जाए और सारे सीए फाउंडेशन के बच्चों तक पहुंच जाए। फटाफट ब्रिज बैच के सेशन में मजा आएगा। यूट्यूब में 2 ही सेशन होने वाले, उसके बाद अपन जूम सेशन में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे कल। लॉ का सेशन होगा, आज अकाउंट्स का सेशन है और परसों जीएसटी का सेशन होगा, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो आज का सेशन की जवाबदारी जो है वो मेरे हाथों में दी गई है और मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करने आया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके पास हैं उनका जवाब देने आया हूं। एंड आई बिलीव कि आज के सेशन और अगले जितने भी सेशंस होंगे जिसमें बहुत सारे फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेंगे हमारे वी स्मार्ट के, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो एक एक करके चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, हमारा सीए इंटर ब्रिज बैच के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीजों पर जो आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट सीए इंटर। 8 महीने की जर्नी जो है वो आपकी कैसे होने वाली है, स्पेशली न्यू स्कीम अब आई है। आपका पहला पेपर, न्यू स्कीम का पहला पेपर आप फेस करने वाले हो May 24 में। तो आपको कौन कौन सी गाइडेंस की जरूरत होने वाली है। एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट जो आपके न्यू स्कीम का पहला सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट्स, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपके बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे एडवांस अकाउंट्स के। एक चीज मैं आपको बता दूं, विशाल सर ने भी आपको कहा कि ये एक रेगुलर या मेन बैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं आपको जो सिलेबस का पार्ट है वो पढ़ाना शुरू करूंगा, नहीं। यहां पर आपका हमारा फोकस होगा कि हम आपके बेसिक्स को क्लियर करें। कौन से बेसिक्स को क्लियर करें? एज फार एज अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज कंसर्न, कई बार मैं देखता हूं जब मैं इंटर पे पढ़ाता हूं बच्चों को, कई बार मैं देखता हूं कि बच्चा सीए फाउंडेशन पास तो करके आता है
और क्लास में बैठता है इंटर में, बट कई बार उसके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते। बहुत सारे बच्चों से कभी कभार कुछ कुछ एंट्रीज नहीं हो पाती, वो डेबिट क्रेडिट नहीं समझ पाते, कई सारे उनको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आती। मैं कई बार बच्चों से बोलता हूं कि भाई मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो, या ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट के कुछ बेसिक्स पूछता हूं, तो बच्चे नहीं बता पाते, ठीक है ना। या फिर वो ट्यूबलाइट हो जाते हैं। ट्यूबलाइट जानते हो क्या होती है? एक होता है एलईडी बल्ब और दूसरा होता है ट्यूबलाइट, वो पुराने जमाने की ट्यूबलाइट। हम जब बटन चालू करते थे बचपन में, अब आजकल तो एलईडी ट्यूबलाइट आ गई, पहले वाले जमाने में अगर आपको याद होगा, हम बटन चालू करते थे ट्यूबलाइट जलाने के लिए, तो ट्यूबलाइट फड़फड़ा के जलती थी, मतलब देर लगती थी। वैसे ही कुछ बच्चे ट्यूबलाइट की तरह रिएक्ट करते हैं जब उनसे कुछ इंटर में उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जब उनको कुछ समझाया जाता है। सो यहां पर मेरा पर्पस ये होगा कि मैं आपको अकाउंट्स में जो बेसिक्स आपके फाउंडेशन लेवल पे स्ट्रांग होने चाहिए थे, वो बेसिक्स स्ट्रांग कर दूं, ताकि इंटर में पहले क्लास से लेकर, अब ऐसा तो नहीं कि ये बेसिक बैच जो ब्रिज बैच है वो सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बट हमारे आने वाले मेन बैच में जितने भी बच्चे बैठेंगे, फेस टू फेस में होंगे चाहे ऑनलाइन में होंगे, उनमें से जो तुम लोग हो ना, तुम लोग उनसे ज्यादा तेज दौड़ोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। ड्यूरिंग द सेशन यू गॉट टू नो कि सर अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, इस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है अकाउंट्स में। एंड नॉट ओनली अकाउंट्स, अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। मैं आपको बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऐसे क्लियर करूंगा जो शायद तुमने पहले रटे थे, जिनको तुमने रट्टाफिकेशन किया था, और वो बेसिक्स आपको काम आएंगे सीए इंटर के मेन क्लासेस में। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? इसके अलावा स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं अगेन एक बार फिर से बोलूंगा, जो बच्चों ने ये सेशन हो सकता है लेट ज्वाइन किया होगा, सबसे पहले तो जितने बच्चे यहां पर लाइव अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वो सबसे पहले तो लाइक कर दो। आपके ना लाइक नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत कम लाइक किए हैं, लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेहनत हो रही है आप सबके लिए। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में जितने भी बच्चे ये सेशन यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं लाइव, या फिर बाद में देखेंगे, हो सकता है बच्चे को शाम को देखेंगे, बाद में देखेंगे, आप लोग जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पहली फुर्सत में आप ब्रिज बैच का रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। सर रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं? 199 का रजिस्ट्रेशन है ताकि आप स्कॉलरशिप का टेस्ट दे सकें। स्कॉलरशिप टेस्ट जो होगा वो ये सारे ब्रिज बैच के सेशंस होने के बाद रखा जाएगा स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप टेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपने अगर वो टेस्ट पास कर लिया तो सीए इंटर की क्लासेस में आपको फीस के अंदर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और स्कॉलरशिप टेस्ट वही दे पाएगा जो रजिस्टर कर पाएगा अपने आप को ब्रिज बैच में। स्टार्टिंग का आज का वीडियो और कल का वीडियो यूट्यूब पे होने वाला है, बट उसके बाद के जितने भी वीडियोस होंगे वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए जूम लिंक पर होंगे, और उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। सो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाके अपना बाद में रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा 199 में। स्कॉलरशिप में क्या होने वाला है? स्कॉलरशिप में ये सारे सेशंस खत्म होने के बाद आपका एक बेसिक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा। वो स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आपके सीए फाउंडेशन में आपने जो पढ़ा है और थोड़ा बहुत जो आपको अभी बेसिक समझाए गए, उसके बेसिस पर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा, एंड देन यू विल गेट द स्कॉलरशिप फॉर योर सीए इंटर के क्लासेस के फीस पर। ठीक है, वापस आते हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें, चलिए मैं आपको अभी जो बोर्ड पे सामने दिख रहा होगा, ये सीए इंस्टीट्यूट ने अभी जो न्यू स्कीम लॉन्च किया उसका प्रोस्पेक्टस है। तो मैं डायरेक्टली इस पेज पे आ गया हूं, जो कि आपके लिए रेलेवेंट है। आपके लिए रेलेवेंट डेफिनेटली फाउंडेशन वाली चीजें नहीं है, ठीक है, आपके लिए रेलेवेंट फाउंडेशन वाली चीजें नहीं है, आपके लिए इंटरमीडिएट कोर्स रेलेवेंट है। तो मैं थोड़ा सा पहले मैं आपको मोटा मोटी चीजें समझा देता हूं कि होने क्या वाला है। आपके न्यू स्कीम में आपको क्या करना है वो थोड़ा एक बेसिक आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप दो में से कोई एक कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, या तो आपने फाउंडेशन अभी एग्जाम दिया होगा, ठीक है, और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या तो आप डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे होंगे। अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे होंगे तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन के आप लास्ट ईयर में हो और आपके एग्जाम हो चुके हैं तो भी आप ये सीए इंटर के कोर्स के लिए एलिजिबल हो, और आप रजिस्ट्रेशन आप प्रोविजनल बेसिस पे करवा सकते हो, ठीक है, और एट द सेम टाइम आपकी क्लासेस, आप पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए मैं बता दूं कि अब आर्टिकलशिप जो है, चाहे वो फाउंडेशन पास करके आप इंटर में आ रहे हो, चाहे डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा इंटर में आ रहा है, इन सबके लिए आर्टिकलशिप का सेम रूल है। और रूल क्या है? जब तक आप सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं कर लेते, दोनों के दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आपकी आर्टिकलशिप शुरू नहीं होगी, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए इंटर फाउंडेशन से पास होकर इंटर में आए हो। तो आपको अभी आर्टिकलशिप के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। एंड हाउ मेनी मंथ्स यू हैव मोटा मोटी 8 महीने। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर हम अपने बैचेस की बात करें तो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जो कि टेंटेटिव है जुलाई का लास्ट वीक,
ठीक है ना। जुलाई लास्ट वीक मतलब 26 जुलाई के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अब ये रिजल्ट 31 ऑफ जुलाई को भी आ सकता है, 2 ऑफ अगस्त को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारे मेन बैचेस जो शुरू होंगे उसके एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगे, 7 to 8 डेज के अंदर अंदर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कई सारे मैसेजेस हमें आते हैं डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के कि सर हम अभी से ही पढ़ाई करना चाहते हैं। गाइस ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि भाई बेसिकली जो है हम एग्जिस्टिंग सिलेबस की क्लासेस देखकर आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे बच्चों को ये कहा जा रहा है कि हमने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है या फिर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है और हमारे बैचेस अभी ले लीजिए। गाइस ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पुणे में वी स्मार्ट एकेडमी अपनी जो बैचेस शुरू कर रहा है वो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बैचेस शुरू कर रहा है। आपको एक भी लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिया जाएगा। एंड मैं बोल रहा हूं प्लीज बी अवेयर, आप नया बैचेस ही ज्वाइन करिएगा। आप जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई दे रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि मैंने तो अपनी रिकॉर्डिंग पहले से ही शुरू कर दी है, इस पर आप फोकस मत करिएगा। बिकॉज जैसे ही नया स्कीम आया सभी हम फैकल्टीज ने अपने अपने किताबों पर काम शुरू कर दिया था। किताबों पर तो देखा जाए हम पहले से ही काम शुरू कर चुके थे, पर अब आपको किताबें भी नहीं मिलेंगी। जैसे इंस्टीट्यूट आपको अपने नए मॉड्यूल्स देगा वैसे ही हम आपको अपने नई किताबें देंगे। मैं, विशाल सर, शुभम सर, रवि सर और हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं सब आपको न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग अपडेटेड बुक्स देंगे। उसमें अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे, नए नए क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चंस आपको करवाने। तो आपके लिए नया बैच ही रेलेवेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर पुराना कोई बैच, रिकॉर्डेड बैच अगर किसी का ले रहे हो तो वो मत लीजिएगा। वापस आते हैं इंटरमीडिएट के कोर्स में। आपके पास 8 महीने हैं, तो 8 महीने में हमें किस तरीके से चलना है, आगे कैसे बढ़ना है, हम उस पे आएंगे। आप पूरा ये वीडियो ढंग से देखिएगा, हम आज बहुत सारी बातें करने वाले, तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बेसिक अप्रोच बता देता हूं फॉर योर इंटरमीडिएट। जैसे कि ये आपके पास 8 महीने का टाइम है, ठीक है ना। ये आपके पास टाइम कितना है, 8 मंथ्स का। 8 मंथ्स के बाद आपका आ जाएगा यहां पर May 24 का एग्जाम्स, May 24 के एग्जाम्स, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, आपको टारगेट करना है कि किसी भी तरीके से आपके 6 पेपर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या सर हमें दोनों ग्रुप देने चाहिए, और हमें अगर दोनों ग्रुप देने तो हमें क्लासेस कैसे करने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यस हमें दोनों ग्रुप ही देने चाहिए। आप इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा एडवांटेज वाली सिचुएशन पर हो। आप लकी हो कि आपके टाइम पर न्यू सिलेबस आया है। और आप लकी क्यों हो, पहला, क्योंकि पहले सीए इंटर में 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 6 सब्जेक्ट हो गए, ये हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन, पहले भी बच्चों को 8 महीने मिलते थे 8 सब्जेक्ट करने के लिए, अब आपको 8 महीने मिल रहे हैं 6 सब्जेक्ट करने के लिए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। तीसरा रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ये हिस्ट्री है हमेशा से, पिछले जितनी बार भी सिलेबस चेंज हुआ है, जब भी सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार पेपर आता है, जैसे आपका May 24 विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये गोल्डन अटेम्प्ट होने वाला है। गोल्डन अटेम्प्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि इंस्टीट्यूट जब भी नए सिलेबस लाने के बाद जब फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करता है तब वो बहुत ही सिंपल पेपर पूछता है, बहुत ही इजी पेपर निकालता है कंपैरेटिवली, और वो मैक्सिमम पेपर अपने मॉड्यूल में से निकालता है। और हम जो आपको अपनी किताबें देंगे वो कंप्लीटली मॉड्यूल के हिसाब से आपको बना के दी जाएंगी, पूरे के पूरे आपको नोट्स मॉड्यूल के हिसाब से बना के दिए जाएंगे। सो व्हाई यू गाइज आर लकी, बिकॉज ऑफ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपका May 24 अटेम्प्ट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट अंडर न्यू स्कीम, और उस स्कीम के अंदर आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको दोनों ग्रुप ही देना चाहिए। बिकॉज चांसेस ऑफ clearing CA Inter in this May 24 is comparatively 50% more as compared to other attempts, because इस अटेम्प्ट में आपके पेपर्स इजी आने वाले हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आने वाले हैं। पहले स्कीम का पहला एग्जाम होगा तो इंस्टीट्यूट आपके साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें दोनों ग्रुप देने ही देने हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि सर दोनों ग्रुप तो हमें देने हैं, सर हमें दोनों ग्रुप कितने टाइम में कंप्लीट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना आप कि हमें दोनों ग्रुप कितने टाइम में कंप्लीट करने हैं। हमें दोनों ग्रुप कंप्लीट करने हैं किसी भी तरीके से 5.5 मंथ्स में। मैंने, विशाल सर ने, शुभम सर ने, रवि सर ने मिलकर पूरा का पूरा आपके लिए शेड्यूल बनाया है। वी स्मार्ट एकेडमी ने पूरा कंप्लीट एक शेड्यूल बनाया, इवन डेट वाइज शेड्यूल बनाया है कि जब आप अपनी मेन क्लासेस शुरू करोगे उस दिन से लेकर 31 जनवरी तक, 31 ऑफ जनवरी तक आपके क्लासेस किस ऑर्डर में कंडक्ट किए जाएंगे, कितनी छुट्टियां आपको ड्यूरिंग द क्लासेस में, आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिलेंगी। जैसे बीच में दिवाली आ रहा है तो दिवाली की हम आपको कितनी छुट्टियां देंगे, बीच में अगर कोई और दूसरा कोई छोटा मोटा फेस्टिवल आ रहा है तो उसकी कितनी छुट्टियां होंगी। ये करते करते
हमने ओवरऑल ये टारगेट बनाया कि 31 जनवरी तक किसी भी हाल में आपके हमें कोर्स को खत्म करना है 6 सब्जेक्ट्स को। 6 के 6 सब्जेक्ट आपके 31 जनवरी तक खत्म हो जाने चाहिए। देन आफ्टर 31 जनवरी यू विल हैव फरवरी का पूरा मंथ, यू विल हैव मार्च का पूरा मंथ, ठीक है ना। आपके पास फरवरी रहेगा, मार्च रहेगा, अप्रैल रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो आपके पास ये पूरा का पूरा टाइम रहेगा और आपके पास टेंटेटिवली कितना टाइम रहेगा? टेंटेटिवली आपके पास 3 महीने का टाइम रहेगा, ठीक है ना। लिखा तो मैंने वैसे यहां पर 8 महीने, पर आपको ज्यादा टेक्निकली देखा जाए तो आपके पास 8.5 महीने का टाइम मिल रहा है आफ्टर द रिजल्ट। तो 8.5 महीने का टाइम इसलिए मिल रहा है कि 15 दिन अपने पास एक्स्ट्रा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट आगे से रजिस्ट्रेशन करवाने से 8 महीने बोलता है। तो मेक श्योर कि हम 31 जनवरी तक हमारा कोर्स, हमारा क्लासेस हमारा कंप्लीशन हो जाएगा। और क्लासेस कंप्लीशन होने के बाद हमारे पास बचेगा 3 मंथ्स का टाइम, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 3 मंथ्स के टाइम पर आपके रिविजन्स होंगे। और रिविजन्स हम ही करवाएंगे, रिविजन्स आपको हम ही करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके कितने मल्टीपल रिविजन्स होने हैं। आपके समय समय पर जूम सेशंस किए जाएंगे, ठीक है ना, ताकि बीच बीच में आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाए। आपके टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग द क्लासेस एंड आफ्टर द क्लासेस। तो 3 महीने में आपको प्रिपरेशन करना है ताकि आपके दोनों ग्रुप अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझे। जब अभी अगर आपको किसी को कमेंट में कुछ डाउट पूछना है रिगार्डिंग दिस जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। सर आपने कहा कि दोनों ग्रुप्स हमें करने हैं टारगेट। बिल्कुल, हम तो यही करने आए हैं, बिल्कुल हमें दोनों ग्रुप ही करना है। मैं तो कहूंगा कि बेवकूफी हो जाएगी कि भैया अगर हमने एक ग्रुप को ध्यान में रखते हुए मई 24 में एग्जाम दिया। बिल्कुल भी नहीं, हमें यह ब्लेंडर करना है। हमें अभी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, हमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ना है। सीए कोर्स टफ क्यों है? सीए कोर्स टफ इसलिए नहीं है कि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो समझ में नहीं आता। कंटेंट समझने वाले को समझ में आता है। सीए कोर्स आपकी परीक्षा लेता है, आपके पेशेंस की, आपकी कैपेबिलिटी चेक करता है, आपकी एफिशिएंसी चेक करता है कि तुम कितना ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन में पढ़ सकते हो, मैक्सिमम प्रेशर लेकर तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। यह है तुम्हारा सीए कोर्स। और यहां तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पास 8 महीने हैं और 8 महीने के अंदर अगर तुम सिर्फ 3 सब्जेक्ट मतलब सिर्फ ग्रुप 1 पर टारगेट कर रहे हो 8 महीने के अंदर, तो भूलना मत जैसे ही तुम मई 24 के बाद नवंबर 24 के लिए प्रिपेयर करोगे सेकंड ग्रुप के लिए, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम होगा। और 6 महीने में भी तुम रिजल्ट तक तो अपना टाइम 1.5 महीना खर्च कर चुके होगे। तो तुम्हारे पास सिर्फ लगभग 4-4.5 महीना होगा बाकी के 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के लिए। तो ये बहुत ही अन्याय हो जाएगा कि जहां तुम 8 महीने में अपनी लोवेस्ट एफिशिएंसी पर तुम काम करके सिर्फ 3 सब्जेक्ट कर रहे हो और बाद में चल के तुम प्रेशर की सिचुएशन में आ रहे हो। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें 8 महीने में मैक्सिमम एफिशिएंट बनना है, हमें अपनी पूरी कैपेबिलिटी लगानी है ताकि हम 6 के 6 पेपर की अच्छे से पढ़ाई करके 31 जनवरी तक कंप्लीट करें और उसके बाद 3 महीनों में आराम से हम निकाल लें। आई बात समझ में कि नहीं? अब द नेक्स्ट थिंग इज कि सर एट अ टाइम हमें कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए? एट अ टाइम हमें कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए? आपने तो बोल दिया कि 6 सब्जेक्ट्स है, दोनों ग्रुप हमें देने हैं। सर बिल्कुल, हम बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखेंगे। पर सर अब हमें 6 के 6 सब्जेक्ट्स पहले दिन से शुरू करने चाहिए? क्या हमें सिर्फ पहले ग्रुप 1 शुरू करना चाहिए बाद में ग्रुप 2 शुरू करना चाहिए? तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपको एट अ टाइम अभी 4 सब्जेक्ट्स के आसपास शुरू करने चाहिए। कहने को तो 3 सब्जेक्ट भी तुम शुरू कर सकते हो, पर वहां एक प्रॉब्लम है क्योंकि ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है, पर वहां पर एक प्रॉब्लम है। अगर तुम 3 सब्जेक्ट शुरू करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम दिन भर का खाली रहेगा। और ये तुम भी जानते हो कि खुद से पढ़ाई नहीं होती है। 100 में से सिर्फ 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद की इच्छा से आगे आके पढ़ाई करते हैं। आपको अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे दिन में, उसका होमवर्क करवाया जाएगा, ये सब करने के बाद भी आपके पास कम से कम 3 घंटे ऐसे बचेंगे जहां तुम उनको मिस यूटिलाइज करोगे। मिस यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फालतू का सोशल मीडिया चलाओगे। तुम बोलोगे मैं तो फ्री तो हो गया, 3 सब्जेक्ट दिन भर में कर लिया, उसका होमवर्क कर लिया, बात खत्म, लाइफ सेट। यही तो करना है। यही हम नहीं चाहते कि तुम ये गलत फहमी में आओ और अपना 3 घंटे मिस यूटिलाइज करो, क्योंकि यहां पर अगर तुमने ऐसा करना शुरू किया तो तुम्हारे बाद के 3 सब्जेक्ट बोले जा सकते हैं। इसीलिए दिस इज रिकमेंडेटरी फॉर एवरीवन कि आप दिन में 4 सब्जेक्ट चलाइए। अब ये 4 सब्जेक्ट किस तरीके से चल सकते हैं? आपके 4 सब्जेक्ट जो चलेंगे यहां पर जो हम अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं उसमें आपके ग्रुप 1 के तो तीनों सब्जेक्ट चलेंगे। मतलब अकाउंट भी पहले दिन से शुरू हो जाएगा, आपका लॉ भी पहले दिन से शुरू हो जाएगा और आपका टैक्सेशन भी पहले दिन से शुरू हो जाएगा।
और इसके अलावा हम ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट साथ में शुरू करेंगे, ताकि दिन भर में आप 4 सब्जेक्ट्स करें, उसका प्रॉपर होमवर्क करें, एंड आवर टारगेट वुड बी टू कंप्लीट ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स बाय 30th ऑफ नवंबर। व्हाट आई सेड, 30th ऑफ नवंबर। क्लासेस तो हमें सबकी कंप्लीट करनी है जनवरी तक, पर 30th नवंबर तक हम ट्राई करेंगे। ट्राई छोड़ो, हमने कमिटमेंट किया है कि 30th नवंबर तक हम तुम्हारी 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा देंगे। एंड आफ्टर 30th नवंबर हमारे पास 2 महीने बचेंगे, जिसमें हमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, जिसमें से एक रहेगा तुम्हारा FMSM और दूसरा रहेगा ऑडिट। ठीक है, और 31st ऑफ जनवरी तक तुम्हारे ये बाकी 2 सब्जेक्ट्स होंगे, ताकि तुम इसमें साथ साथ ये 2 सब्जेक्ट्स करते वक्त तुम पुराने 4 सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर सको। ठीक है ना। सो इस तरीके से तुम्हारा रहेगा। तो इट इज हाईली रिकमेंडेटरी कि आप अपनी एफिशिएंसी को हाईएस्ट लेवल पर लेके जाओ, ना कि लोएस्ट लेवल पर। शुरुआत तगड़ी होगी, शुरुआत बहुत तेज होगी, शुरुआत हाई एफिशिएंसी पर होगी, तो वो एक मोमेंटम बन जाएगा। और अगर शुरुआत ही ढीलेपन से होगी, लेजीनेस से होगी, थोड़ा सा लोएस्ट एफिशिएंसी पर होगी, तो तुम्हारा वो मोमेंटम नहीं बन पाएगा और आगे चल के तुम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा भी नहीं पाओगे। तो हमें 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम करने हैं शुरुआत से। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ठीक है। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप प्लीज मुझे कमेंट में यार एक बार हेलो बोल दो यार, एक बार हाय बच्चों बोल दो यार, बच्चों हाय बोल दो एक बार कमेंट में, क्या हाल चाल कैसे हैं। चलो मैं सबके नाम लेना शुरू करता हूं, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो सर, कैसे हो आप लोग। ऐसे ही मुझसे पूछो, कुछ भी पूछो तुम। सर क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सर जिंदगी में आपकी फैमिली में सर कौन कौन है सर। हाँ कौन हो सर आप, ये तो बताओ सर। शुभम सर ने तो बताया अपने बारे में, आप तो बताओ हमारे अपने बारे में, कौन हो सर। चलो मुद्दे पे। हेलो, हाँ जी सबके मारे हैं अभी। नुपुर, आदेश, कल्पेश, दीनू, प्रजापति, अक्षु, कृष्णा, आदित्य, हाईटेक, फैजल, गुरुध्रुव, वीके, अमृता, साहिल, ऋषभ, सौम्या, तन्वी, कृष्णा वगैरह वगैरह। बहुत जबरदस्त। चलिए मैं एकदम बढ़िया हूं, आई होप आप भी एकदम मस्त होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ तुम में से कितने लोग सुपर कॉन्फिडेंट हैं सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को लेकर। दे आर सुपर कॉन्फिडेंट। बताओ, चलो लिखो, कमेंट पे लिखो, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट फॉर सीए फाउंडेशन रिजल्ट, या फिर रेज योर हैंड। आप में से कितने लोग सुपर कॉन्फिडेंट हैं? कितने लोग सुपर कॉन्फिडेंट हो? सर डीटी कौन पढ़ाने वाला है वी स्मार्ट में? बीबी सर, आपको डीटी पढ़ाएंगे बीबी सर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीबी सर डीटी पढ़ाएंगे 100% फेस टू फेस लाइव। आई एम कॉन्फिडेंट। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूं बेटा, आप कैसे हो? सर मैं, यस वेरी गुड, आई एम कॉन्फिडेंट सर, मेरा नवंबर 22 में क्लियर हो गया। वेरी गुड बेटा, आप डायरेक्ट एंट्री हो गया क्या? आई एम सुपर कॉन्फिडेंट सर मैं, यस सर 99.99% पे पास। मैथ्स का थोड़ा फियर है। अच्छा कौन से सब्जेक्ट में अभी तक आपको फियर है? चलो मुझे बताओ, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको फियर है, ये बताओ। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट फॉर सीए फाउंडेशन। अब जिन बच्चों ने लिखा है आई एम सुपर कॉन्फिडेंट फॉर सीए फाउंडेशन, एक बार कमेंट में लिख लो, आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट वेरी सून। चलो लिखो, आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट वेरी सून। आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट वेरी सून। जल्दी जो लिखेगा वो तो डेफिनेटली बनेगा। वो बचपन में ना व्हाट्सएप मैसेजेस आते थे ना, बचपन में वो अपने को व्हाट्सएप मैसेज आते थे कि ये मैसेज फॉरवर्ड करो 10 लोगों को, कृपा होगी। भैया चैट पे जो लिखेगा वो सच्ची में बन जाएगा। चैट पे लिखेगा उसके ऊपर कृपा होगी। आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट वेरी सून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार, शानदार, ग्रेट। चलो सो गाइस बहुत अच्छा, तुम्हारा जोश देख के ना मुझे भी बहुत अच्छा जोश आ रहा है। तुम्हारा जोश देख के मुझे लग रहा है यार आज तो मतलब फोड़ना है अपने को, और इंटर में अपन फोड़ के रहेंगे। नाउ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आपको आगे की चीजें बता देता हूं, तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें किसी भी तरीके से जनवरी तक कंप्लीट करना है। एट ए टाइम हमें 4 सब्जेक्ट चलाने हैं, ग्रुप 1 को पूरा चलाना है और ग्रुप 2 का कोई एक सब्जेक्ट हमें साथ में चलाना है। ठीक है ना गाइस? एक चीज बता दूं कि ये गलती मत करना कि आप ऑल्टरनेट बेसिस पे ग्रुप 1 कर रहे हो और ऑल्टरनेट बेसिस पे ग्रुप 2 कर रहे हो। ये ब्लंडर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। लाइक आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ग्रुप 1 कर रहे हो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ग्रुप 2 कर रहे हो। जब आप वापस से मंडे को आओगे आपका लिंकिंग खराब हो जाएगा, आपका लिंकिंग खराब हो जाएगा। आप एक भी सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये मत हरकतें करना। या MWF आप ग्रुप 1 कर रहे हो, TTS आप ग्रुप 2 कर रहे हो, बहुत तगड़े में फंस जाओगे। क्योंकि इससे क्या होगा ना,
आपको शुरुआत में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा हाँ सब अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी। शुरुआत के 1 हफ्ता 10 दिन तक तो लगेगा ठीक है, चलो चलो चलो। जैसे ही होमवर्क का प्रेशर आना शुरू होगा, टेस्ट का प्रेशर आना शुरू होगा, आपको लगेगा यार आज अकाउंट्स करवाया, कल अचानक से ग्रुप 2 पे घुस गया, परसों वापस से अकाउंट्स, लिंकिंग ही नहीं लग पाएगी। तो ये हरकतें मत करना, ये बिल्कुल हरकतें मत करना। अगर पढ़ना है तो हर सब्जेक्ट को जस्टिफाई करना है, और जस्टिफाई करना है तो हमें हर सब्जेक्ट को अच्छा टाइम देना है डेली बेसिस पर। इसीलिए 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम इज द मोस्ट बेसिकली सुटेबल शेड्यूल फॉर यू, मोस्ट सुटेबल शेड्यूल फॉर यू, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, ग्रेट। सो अब हमें ये समझना है कि हमारे क्लासेस तो हो गए, अब हम आते हैं थोड़ा सा आते हैं कि सर ये बता दो कि इन 8 महीनों में कोचिंग क्लासेस के अलावा, कोचिंग क्लासेस तो हमें क्लासेस तो लेनी पड़ेगी, सर एग्जाम देने से पहले हमें कुछ और भी करना पड़ेगा? बिल्कुल जरूर। आपको एग्जाम देने से पहले, आपको आपके मेन एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आपको ना कुछ 15 डेज के बेसिक कोर्सेस आईसीआई के करने पड़ेंगे। ये आपको पता है, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल कोर्सेस कहते हैं। लेट मी चेक, मैं आपको ये बता देता हूं, वेट अ मिनट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल कोर्सेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये देखिए, आपको जो ये कोर्स है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन सीए इंटरमीडिएट कोर्स एंड बिफोर ज्वाइनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कब ज्वाइन होगी? वो तो आप सीए इंटर का पास करोगे तब। आपको क्या करना है, मिनिमम 6 आवर्स पर डे फॉर 15 डेज। आपको पेपर देना है, ठीक है ना? आपको ये आईटी का पेपर देना है। ये आईटी का बहुत ही बेसिक पेपर होगा, ये इंस्टीट्यूट ही आपको पेपर दिलवाएगा। और ये हो गया आपका आईटी का। दूसरा आपका ओरिएंटेशन कोर्स होगा, सेम आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन सीए इंटरमीडिएट एंड बिफोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपका मिनिमम 6 डेज फॉर 15 आवर्स, 15 डेज। मेक श्योर कि मई 24 में आपके एग्जाम्स हैं, तो उससे पहले आपकी आईटी और ओसी कि ये दोनों एग्जाम्स भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इसको सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर कवर किया गया है। सेक्शन ए में क्या क्या होगा वो सब आपको इंस्टीट्यूट समय समय पर आपको अपने मॉड्यूल्स भी देगा। आपके पेपर कैसे कंडक्ट होंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो मैं आपको समय समय पर आगे चल के बताते रहूंगा। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई आपके एग्जाम से पहले आपका ये आईटी और ओसी आपके हो जाने चाहिए, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं अपन मुद्दे पर, एडवांस अकाउंट्स में। किसी को पता है एडवांस अकाउंट्स में क्या चेंजेस हैं? किसी ने सब्जेक्ट के बारे में अभी तक सुन के रखा है क्या? किसी ने अभी तक सब्जेक्ट के बारे में सुन के रखा है क्या? आईटीओसी सीए एग्जाम के बाद चलेगा क्या? आईटीओसी सीए एग्जाम के बाद चलेगा क्या? देखो बेटा, सीए एग्जाम के बाद चल सकता है, पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले पहले तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से तो करना ही पड़ेगा पहले। तो आप ये भी सोच सकते हो कि हाँ यार, किसी भी हाल में मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले उसको कंप्लीट करना, नहीं तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिले हो जाएगी, ठीक है? ये ध्यान रखना है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले, वो इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर पॉसिबल हो सके तो अपने 15 दिन आप एग्जाम से पहले अगर आप निकाल पाए तो बेस्ट है। नहीं तो क्या होगा, देखो पूरी इंडिया में बच्चा क्या सोचेगा कि मैं तो एग्जाम के बाद दूंगा। सुनना, मैं आपको बताने वाला हूं क्या चीज। पूरी इंडिया में बच्चा क्या सोचेगा कि यार मैं तो ना एग्जाम के बाद ही और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आईटीओसी दूंगा। अब होगा क्या, उस टाइम पर एग्जाम के बाद और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले, मतलब तकरीबन रिजल्ट तक का बीच में टाइम पीरियड आपको कितना मिलेगा? 1 महीना। अब उस 1 महीने में कितने सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सोचो। और उस टाइम पर अगर आपको सीट्स नहीं मिले तो आपका डिले होगा, और अगर आपका डिले होगा तो रिजल्ट के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तब तक शुरू नहीं कर पाओगे जब तक आप आईटीओसी शुरू नहीं कर लेते। तो होगा क्या, प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिले होगी, और अगर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिले हुई तो फिर आपका थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, देखो जो पूरी इंडिया सोचती है, अगर मैं वैसे सोच के चलूं तो शायद मैं बस गदामारी कर रहा हूं। मुझे अगर मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूं कि कोशिश करके अगर आईटीओसी भी एग्जाम से पहले करने का मौका मिल गया, या सिर्फ आईटी कम से कम 15 दिन अगर यूटिलाइज कर लिए तो बेस्ट हो जाएगा। एटलीस्ट रिजल्ट के बाद हम इमीडिएटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि
रिजल्ट के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना है और उससे पहले आपको करना पड़ेगा। पूरी इंडिया में शुरू होगा तो बैचेस आपको कैसे मिलेंगे? एंड मैं आपको बता दूं, न्यू स्कीम में रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हुए हैं कंपैरेटिवली पिछले सालों से, तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए, तो प्रैक्टिकल आईटीओसी तो सबको करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे केस में आपको सीट्स शायद में ना मिले, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस चीज का आपको रखना है। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। सब्जेक्ट पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स आपको पढ़ाएगा आपका भाई सीए जय चावला। पहले मैं आपको बता दूं, अपने बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। मेरा नाम जय चावला है। आई एम बेसिकली फ्रॉम मध्य प्रदेश, भोपाल। कौन कौन है तुम में से मध्य प्रदेश से? कौन कौन है? और मैंने अपना सीए क्वालिफाई किया, मैं सीए बना 2011 में। मुझे तो डेट भी याद है, 19 जुलाई 2011। 19 जुलाई 2011 में मैं सीए बना और तब से लेकर आज तक मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता आ रहा हूं इंटर में, अकाउंट्स। हालांकि वो 2 सब्जेक्ट थे, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स, और फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो तुम्हारा भाई इंटर में ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा और तुम्हारा भाई सीए फाइनल में, जो कि कम से कम 10 साल से पढ़ाता आ रहा है, वो पढ़ाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब आपको अभी मुझसे मिलना है, फिर फाइनल में आके आपको मुझसे एक बार और मिलना है, ठीक है? और सीए बनने के बाद तो मिलते रहना है। क्या बोलते हो? दीप शिखा भोपाल से सर, वेरी गुड। भोपाल वाले भी हैं सर, वेरी गुड सर। मैं भोपाल से हूं, गांधीनगर एयरपोर्ट। अरे भाई साहब, तू तो अपने घर के बगल में रहता है को। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं बेसिकली 2011 में सीए बना, उसके बाद आई स्टार्टेड द टीचिंग प्रोफेशन। एंड मैं हालांकि सीए बनने से पहले ही पढ़ाता था सीए लेवल पर। सीए में जब फाइनल करता था तो मैं इंटर के बच्चों को पढ़ाता था, सीएमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। फिर सीए बनने के बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल टीचिंग शुरू की। सीए बनने के बाद मैंने अपना प्रैक्टिस किया। आई वॉज इनटू सीए प्रैक्टिस फॉर 8 ईयर्स। मैंने प्रैक्टिस किया और मेरा जो प्रैक्टिस एरिया था दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एएस। हाँ जी, इंड एएस तो 2015 में आए थे, पर उससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली रियल लाइफ में एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होते हैं ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू रखे जाएं। तो मैं शुरू से जो मेरा प्रैक्टिस का जो एरिया रहा वो रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंप्लीकेशन। मैंने कई सारे लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज को कंसल्टेंसी दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। मेरे जितने भी कंसल्टेंसी होते थे वो मुंबई की फर्म्स होती थी, तो वहां जाके मुझे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता था। यस, दे कॉल्ड अस बेसिकली कि आप आइए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाइए। फिर 2015 में जब इंड एएस आया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कितने कितने बच्चों ने इंड एएस नाम सुना है? रेज योर हैंड। कितने कितने बच्चों ने इंड एएस नाम सुना है? एएस तो नाम सुना होगा, इंड एएस कितने बच्चों ने नाम सुना है? कितने बच्चों ने नाम सुना है इंड एएस करके? कितने बच्चों ने नाम सुना है इंड एएस करके? प्रजापति जी, आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी, टेंशन मत लीजिए। क्या है कि अगर मैं यहां पर 700 बच्चों की क्वेरी सॉल्व करने गया तो आज की बैच का पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा। प्लीज सुनिए, और मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा प्रजापति जी, मेरा नंबर मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, निश्चिंत रहो। अगर आपकी क्वेरी अनरिजॉल्व रही तो आप मुझे इधर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो यार, टेंशन मत लो। यस, चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो 2015 में जब इंड एएस आया तो कई सारी कंपनीज के ऊपर इंड एएस को अप्लाई करवाया गया। वो कंपनीज पहले एएस लगाती थी और उनको बोला गया कि अब आपको 2016-17 से, 15 में इंड एएस आया और उन्होंने फिर 16-17 से उनको बोला गया कि भाई आपको इंड एएस अप्लाई करना है। सर इंड एएस क्या होते हैं? अरे आपको बेसिक ब्रिज बैच में बताया जाएगा ना, पहले थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि क्या है। तो मैंने 16-17 से उन कंपनीज को कंसल्टेंसी देना शुरू किया जिन कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपनी बैलेंस शीट्स, पी&एल्स एएस से इंड एएस में कन्वर्ट करनी थी। दैट वाज द ट्रेमेंडस जॉब बेसिकली। आज भी मैं कुछ कंपनीज को कंसल्टेंसी देता हूं, पर ज्यादा नहीं टाइम निकाल पाता हूं। तो आज भी मैं एक फर्म में पार्टनर हूं जिसमें मैं कंसल्टेंसी देता हूं थ्रू फॉर द इंड एएस वर्क। एंड इतना जबरदस्त काम है इंड एएस का, बिकॉज सी यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी तरीके से आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका टच खराब नहीं हो सकता। मुझे मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स एंड ऑल अदर फैकल्टीज, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब्जेक्ट आपको आपकी जिंदगी भर तक काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। और दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है टैक्स वाला। ये 2 सब्जेक्ट आपको जिंदगी भर काम आएंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना? हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको काम आए, हो सकता है क्या बहुत काम आएंगे, बट ये दोनों सब्जेक्ट में हमेशा टच में रहोगे। तो फिर उसके बाद मैंने इंड एएस की कंसल्टेंसी देना शुरू किया। रिसेंटली हमारा जो अभी रिजल्ट आया उसमें वी गॉट सो मेनी AIRs, AIR 47 इन सीए इंटरमीडिएट, AIR 5 इन सीए फाइनल, मेरे सब्जेक्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो
ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अभी क्या बदलाव हुए हैं, मैं एएस इंड एएस क्यों आपसे बोल रहा हूं, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने 70% सिलेबस 70% सिलेबस एएस का कर दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कर दिया है। 70% सिलेबस आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। और पहले जब पुराना कोर्स था जिसमें 2 सब्जेक्ट थे, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स, उसमें क्या था कि कुछ एएस अकाउंट्स में थे, कुछ एएस एडवांस अकाउंट्स में थे, और कुछ नहीं थे। आपका जो सिलेबस इस बार एडवांस अकाउंट्स का बनाया गया वो बहुत जबरदस्त बनाया गया है। और मैं इसीलिए जबरदस्त बोल रहा हूं, हो सकता है आप लोग बोलो सर ये तो हर फैकल्टी बोलता है। नहीं 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 नहीं, इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट के अंदर जितना भी कंटेंट डाला है, इतना सोच समझ के डाला है कि ये पूरा कंटेंट आपको सीए फाइनल में काम आएगा। पूरा का पूरा कंटेंट आपको इसका सीए फाइनल में एडवांस्ड वर्जन में काम आएगा, बिकॉज सीए फाइनल में आप पढ़ने वाले हो एडवांस लेवल की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है इंड एएस। और यहां पर आपके पूरे के पूरे एएस कवर हैं, यहां पर पूरे के पूरे एएस कवर हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? सो 70% सिलेबस आपका एएस का है और 30% सिलेबस 30% जो सिलेबस है वो अकाउंट्स के अदर चैप्टर्स हैं, और वो जो अदर चैप्टर्स हैं वो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। अब कोई कोई बच्चे को गलतफहमी है कि सर एएस जो है ना वो थ्योरी होता है। किसी को है क्या गलतफहमी? बोलो जी, किसी को गलतफहमी है क्या? थ्योरी होता है, एएस थ्योरी होता है। किसी को गलतफहमी है क्या? तो मैं उसकी गलतफहमी दूर कर लूं। किसी को ऐसा लगता है क्या कि एएस थ्योरी है? थ्योरी किसी को ऐसा पता है क्या? किसी ने ऐसा सुन के रखा है क्या? पीयूष बोल रहा है हाँ जी, आयुष बोल रहा है यस। सो मैं आपको बता दूं, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एएस इज नॉट अ थ्योरी, एएस इज नॉट अ थ्योरी। मैंने अभी आपको क्या बोला? एएस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए एएस कुछ रूल्स हैं, उसके अंदर अकाउंटिंग के रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। एएस में यह बताया जाता है कि रिकॉर्ड कैसे करना है किसी ट्रांजैक्शन को, और सभी कंपनीज उसको एक यूनिफॉर्म बेसिस पर रिकॉर्ड कैसे करेंगी। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त हमें उसको कैसे मेजर करना है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने। तो एएस इज नॉट अ थ्योरी। एएस में भर भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। हां, कुछ ऐसे एएस है जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, वहां केस स्टडीज है। केस स्टडीज का मतलब यह हुआ कि आपको एक केस दे दिया जाएगा रियल लाइफ का, और बोला जाएगा कि ये पर्टिकुलर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्होंने अकाउंटिंग का कुछ ऐसा ऐसा डैश डैश ट्रीटमेंट करके रखा है। बताइए आपके हिसाब से ये ट्रीटमेंट सही है या गलत? और अगर गलत है तो सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? हम क्या इसको थ्योरी बोलेंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच है। तो जो एएस में जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट लेवल पर प्रैक्टिकल नॉलेज है, बहुत सारे भर भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। फिर भी आपको आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने अभी सिलेबस खोल दिया है। जो जो पोर्शन येलो दिख रहा है आपको, जितना पोर्शन आपको येलो येलो दिख रहा है, एएस 15, एएस 23, एएस 25, एएस 27, एएस 28, ये येलो पोर्शन सीए फाइनल से उठाया गया है। मतलब आज तक ये 5 येलो एएस पहले कभी सीए इंटर में नहीं थे, और ये 5 एएस आपके सीए फाइनल के सिलेबस से उठाए गए। और तुम्हारा भाई मतलब मैं सीए फाइनल पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तुम्हें डील करवाना है। So just a important thing to you should know that make a wise decision while selecting your teacher, because you have to understand कि जो मुझे टीचर इंटर में पढ़ा रहा है क्या उसके पास सेम सब्जेक्ट में सीए फाइनल की नॉलेज है कि नहीं। क्या जब मुझे वो एएस पढ़ाएगा तो क्या मुझे वो उतनी इन डेप्थ नॉलेज दे पाएगा जितनी इन डेप्थ नॉलेज की मुझे जरूरत है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। या अगर मुझे वो ऊपर ऊपर से ही पढ़ा रहा है, वो खुद बंदा सीए फाइनल में नहीं पढ़ा रहा है, या वो इंटर में ही मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटर लेवल पे ही मैं अकाउंट्स भी पढ़ा रहा हूं, मैं लॉ ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, मैं ही 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपके साथ कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा? सीए फाइनल में मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, मैं आपको जब अपना ये एएस का कंटेंट दूंगा, बहुत टेक्निकल कंटेंट है, आपको मैं ऊपर ऊपर से करवा दूंगा, मैं आपको इन डेप्थ लेके ही नहीं जाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा बस बेटा जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन थे वो सॉल्व करवा दिए, बात खत्म, दैट्स इट।
तो हमें ये एक बहुत हमारा एक वाइज डिसीजन होना चाहिए कि जब हमारा कोई भी फैकल्टी हम चूज करें तो हमें ये देखना है कि वो फैकल्टी के पास सीए फाइनल का एक्सपोजर है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम फाउंडेशन की क्लासेस करते हो तो फाउंडेशन की क्लासेस करते वक्त बहुत सारा ऐसा होता है कि यार 11-12 का बेसिक्स आपका फाउंडेशन में आता है। तो कई बार तुमने देखा होगा कि यार जो टीचर 11-12 पढ़ाते हैं वो फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ा लेते हैं और हम उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। बट जब हम ये सोचेंगे कि भाई फाउंडेशन हम कहीं से पढ़ के आए हैं और अब हम इंटर में भी उसी से पढ़ें, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके कोर्स में आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। ये जरूरी नहीं है, बिकॉज नाउ फाउंडेशन इज टोटली डिफरेंट एंड इंटर इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज फाउंडेशन में आपके पास एएस थे ही नहीं। तो वो पर्टिकुलर फैकल्टी ने आपको फाउंडेशन में एएस कभी पढ़ा ही नहीं है। जब उसने एएस आपको नहीं पढ़ाए हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको एएस की इन डेप्थ नॉलेज देगा, स्पेशली व्हेन जब कुछ टॉपिक कुछ कंटेंट सीए फाइनल से लिया गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं सीए फाइनल में पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और 10 साल से सीए फाइनल में हमेशा एएस होते थे। फिर 2015 के बाद इंड एएस आना शुरू हो गए, मतलब टेक्निकली 2017 में आए थे सिलेबस के अंदर। तो बेसिकली इंड एएस आना शुरू हो गए, फिर मैं इंड एएस पढ़ा रहा हूं और जो इंड एएस है वो इन एएस का बड़ा भाई है। अगर तुमने एएस बहुत अच्छे से कर लिया तो सीए फाइनल में तुम्हारा इंड एएस बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, एएस 1 के बगल में मैंने टी डाला है, 2 के बगल में पी डाला है, कहीं पी है पी है पी है, कहीं टी है टी है टी है, कहीं पी है तो कहीं टी है, कहीं पी है तो कहीं टी है, कहीं पी है तो कहीं पीटी है, दोनों जगह दोनों भी है। सर ये क्या है, आपको दिख रहा है ये पीटी 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 आपको दिख रहा है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोल रहा था थ्योरी नहीं, केस स्टडी कायदे से, तो पॉइंट ये है कि ये जो पीटी है ना, पी मतलब इस एएस के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भर भर के रहेंगे। AS2 हो गया, AS3 हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 हो गया, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हो गया। पीपी जहां है मतलब वहां भर भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। और जहां जहां टी लिखा है तो टी मतलब है थ्योरी, पर वो केस स्टडी वाली थ्योरी। केस स्टडी जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे सामने केस स्टडी आ सकती है, तो वहां पर क्या होगा कि तुम्हारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा बहुत कम है। अगर मैं उनको जोड़ूं तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 उसके बाद 7 फिर 8। ओके, मतलब कुल मिला के जो तुम्हारे थ्योरी एएस है वो लगभग 8 हैं। और टोटल एएस कितने हैं हमारे पास, टोटल एएस कितने हैं हमारे पास, टोटल एएस हमारे पास 27। और 27 में से 8 एएस तुम्हारे थ्योरी मतलब केस स्टडी बेस्ड हैं। कौन से हैं, केस स्टडी बेस्ड। तो बाकी क्या हो गए, पूरे फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब कैलकुलेशन बेस्ड। तुम्हारे लिए एएस पढ़ना, 2 रीजंस एएस को इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है। एएस को इन डेप्थ पढ़ना जरूरी क्यों है, उसके 2 रीजन है। पहला, एक तो सीए फाइनल के लिए तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा। अगर तुमने इन डेप्थ नहीं पढ़ा तो सीए फाइनल में 100% एएस का कोर्स है, 100% इंड एएस है। दूसरा, अब तुम्हारे पेपर में आ गए एमसीक्यूज 30% के। अरे सर क्या, वो तो निकाल लेंगे सर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, वैसे भी सर नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अबे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इंस्टीट्यूट के पास ये तो ऑप्शन है ना कि वो क्वेश्चन बहुत घुमा सकता है। अगर वो नेगेटिव नहीं कर रहा है तो वो क्वेश्चन को घुमा भी तो सकता है, और अगर वो क्वेश्चन को घुमाएगा तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ पूछेगा। और जब वो इन डेप्थ पूछेगा तो वो केस स्टडी भी पूछ सकता है, आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि जो हम एमसीक्यूज डालेंगे वो केस स्टडी बेस्ड और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज डालेंगे। इसीलिए एएस तुम्हें इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा। एंड मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि अपना फैकल्टी सिलेक्शन बहुत जरा अच्छे से करिएगा, देख परख के करिएगा कि भाई उस फैकल्टी के पास अच्छे से इंटर के साथ साथ फाइनल का भी हमारे पास अच्छा इंपैक्ट है कि नहीं। और एट द सेम टाइम फाइनल में भी अगर कोई फैकल्टी साथ साथ पढ़ाता है तो हमें हमारा सिलेबस समय पर कौन कंप्लीट करवा रहा है, हमें सब्जेक्ट के साथ साथ और क्लासेस खत्म होने के बाद हमारे साथ टच में कौन रह रहा है, हमारे रेगुलर टेस्ट कौन ले रहा है, हमारे साथ हमें रिविजन्स कौन दे रहा है, यूट्यूब पे बार बार हमें रिवाइज कौन करवा रहा है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इन सब फैक्टर्स को भी आपको समझ के चलना है। आ रही बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं?
तो ये वाली बात हो गई आपके 27 एएस की। सर इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कंपनीज अकाउंट मतलब एएस के अलावा कंपनी अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको शेड्यूल 3 मतलब बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाउंडेशन में याद है तुम क्या पढ़ के आए हो? तुम फाउंडेशन में पढ़ के आए हो फाइनल अकाउंट्स, किसका? प्रोप्राइटर का। पर अब तुम्हें फाइनल अकाउंट्स पढ़ाए जाएंगे कंपनी का, जिसमें P&L कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। बायबैक का एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसको आपको लॉ में, इसका लॉ भी पढ़ाया जाएगा, लॉ के सेक्शन में पढ़ाया जाएगा, और उसका प्रैक्टिकल मैं आपको अकाउंट्स में करवाऊंगा। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ये एक सेपरेट चैप्टर है। और लास्ट में आपका एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स, ये भी एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है। सारे चैप्टर्स आपके प्रैक्टिकल है। तो ऑल इन ऑल ये जितना भी कंटेंट है आपका सीए फाइनल में सब शिफ्ट होगा ब्रांच अकाउंट्स को छोड़कर। ब्रांच अकाउंट्स को छोड़कर आपका मैक्सिमम कंटेंट आपका सब सीए फाइनल में शिफ्ट होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, नाउ मैं वापस आना चाहूंगा। सीए इंटर 8 मंथ्स की तैयारी मैंने आपको बता दी कैसे है। मैंने आपको एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। स्कॉलरशिप में मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, पर स्कॉलरशिप में हम फर्दर कुछ वीडियोस अलग से भी निकालेंगे। आपको स्कॉलरशिप के बारे में विशाल सर भी बताएंगे अपने लेक्चर में, शुभम सर, रवि सर आपको बताते रहेंगे। अब हम आते हैं बेसिक्स। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? यार तुम लोग ना मुझे बीच में ना याद दिलाते रहना, सर पानी पी लो, सर पानी पी लो, सर सर बहुत देर से बोल रहा हूं, सर पानी पी लो, याद दिलाते रहना। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल पूछता हूं। हाँ हाँ, एसी ऑन कर दिया, कर दिया। एसी है मेरे पास, है भाई के पास एसी है, डोंट वरी। चलिए अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, पक्का पूछूं, सच्ची में पूछूं? चलो शुरू करते हैं। तो सर 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण बनाए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण बनाए गए हैं। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे प्लीज कोशिश करके चैट करके बताइएगा। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या लगता है आपको इन चारों का मतलब क्या है? शॉर्ट में अगर तुम मुझे चैट पे बता सको, चैट पे अगर तुम लोग मुझे बता सको शॉर्ट में, तो मजा आ भी जाएगा, मजा आ भी जाएगा रे। चलो बोलो, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इन सबका मतलब क्या है? आदेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब देंगे। बेसिक ब्रिज बैच है ना, ब्रिज बना रहा हूं ना मैं आपका। मैंने आपको क्या बोला था? जो चीज तुम्हें फाउंडेशन लेवल पर पता होनी चाहिए, जो चीज तुम्हें फाउंडेशन लेवल पर पता होनी चाहिए, और वो चीज तुम्हें इंटर में हेल्प करेगी तेज भागने के लिए, वो चीज आपको सिखाई जाएगी इस बैच के अंदर। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर इज बताना, प्रेजेंटेशन इज दिखाना, रिकॉग्निशन इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। वेरी गुड। चलो मैक्सिमम बच्चे जो भी रिप्लाई कर रहे हैं वो एटलीस्ट पहला जवाब तो बहुत सही तो बोल रहे हैं। रिकॉग्निशन मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना, ताकि उसको P&L और बैलेंस शीट में शो किया जा सके, ताकि उसको P&L बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाए। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए उसका रिकॉग्निशन, रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट करना है मुझे, प्रेजेंट कहां करना है? बैलेंस शीट के अंदर, P&L के अंदर। पर वो प्रेजेंटेशन कैसे हो पाएगा? जब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा तब तक कैसे होगा? तो रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। हम उस ट्रांजैक्शन को, इवेंट, सर इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब मान लो मेरा कैश चोरी हो गया, मेरा कैश चोरी हो गया, बिजनेस में रखा हुआ कैश चोरी हो गया,
सर ये ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं, ये एक घटना है, पर ये घटना ये एक फाइनेंशियल घटना है जिसको मुझे रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है ना। अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से मेरा स्टॉक मेरा डैमेज हो गया, ये एक घटना है, इस घटना को रिकॉर्ड करना जरूरी है, इवेंट। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए, रिकॉग्निशन समझ में आ गया। सर मेजरमेंट बताओ, सर मेजरमेंट बताओ, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी कंसिडरेशन। वेरी गुड आरती। सृष्टि मनी के टर्म्स में, वेरी गुड बेटा। मैं सर मेजरमेंट वाले बच्चों का पढ़ रहा हूं। सौम्या कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। मेजरमेंट पर बहुत कम बच्चों ने लिखा है। बेटा जी एक बात बताओ, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, अगर मैं कोई इवेंट को रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे उसको अमाउंट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। मुझे उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि अगर मेरा नुकसान हुआ है, अगर मेरा कैश चोरी हुआ तो कितना चोरी हुआ। फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो 50,000 क्या है, मैंने मेजर किया। चलो दूसरी बात करते हैं। आज मैं एक बिल्डिंग परचेज करके आया, आज मैं एक बिल्डिंग परचेज करके आया, बिल्डिंग मैंने परचेज किया 1 करोड़ में, मैंने उसको 1 करोड़ पे रिकॉर्ड किया, 1 करोड़ पे रिकॉर्ड किया तो उसको मेजर किया। बट बैलेंस शीट के टाइम पर, मतलब 1 साल के बाद, क्या बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ ही रहने वाली है क्या? क्या बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बदलेगी क्या? नहीं नहीं, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसकी वैल्यू तो बदलेगी कायदे से, डेप्रिसिएशन के कारण उसकी वैल्यू गिरेगी, पर मार्केट में वैल्यू उसकी बढ़ सकती है। आई बात समझ में कि नहीं? तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को मेरा एएस मुझे समझाता है कि तू क्या क्या कर सकता है। मेरे को मेरे एएस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो तो मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा, पर जो भी वो मुझे समझाता है उस चीज को मुझे वो बोलता है कि तू इस तरीके से मेजर कर सकता है। सो मेजरमेंट मतलब क्या होता है? टू वैल्यू अ ट्रांजैक्शन, टू मेजर लिख देते हैं, टू मेजर द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, इवेंट एंड असेट्स लाइबिलिटीज। किसी असेट लाइबिलिटी का वैल्यू मेजर करना, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। अगर आप इसको लिख सको तो प्लीज जरूर लिखना, हालांकि मैं ये शीट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जो बेसिक ब्रिज बैच का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली मेजरमेंट का मतलब होता है किसी असेट को मेजर करना और लाइबिलिटी को मेजर करना। पता है तुम लोगों को मेजरमेंट भी ना 2 प्रकार का होता है, मेजरमेंट भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा 2 प्रकार का होता है मेजरमेंट? एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, एक होता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके मेजर करना, फर्स्ट टाइम मतलब जब मैं असेट लेके आया, बिल्डिंग लेके आया, तो कितने की लेके आया? 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ इज द इनिशियल मेजरमेंट। पर जब मैं बैलेंस शीट डेट पर अपनी बिल्डिंग को दिखाना चाहता हूं, बैलेंस शीट के अंदर, अरे लेके तो मैं 1 करोड़ की आया था, 1 करोड़ की आया था, पर आज बैलेंस शीट डेट पर आज वो मेरी असेट कितने की होनी चाहिए, आज मेरी असेट कितने की होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। कुछ आया समझ में कि नहीं? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट 2 प्रकार का होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्रेजेंटेशन। बच्चों ने प्रेजेंटेशन के बारे में क्या लिखा है चेक करते हैं, चलो। बच्चों ने प्रेजेंटेशन के बारे में क्या लिखा है, लेट्स चेक। प्रेजेंटेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सृष्टि प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक मैनर, वेरी गुड बेटा। सौम्या, आरती प्रेजेंटेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वेरी गुड बेटा। और देखें, प्रेजेंट द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड रितिका। ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत सारे बच्चे और भी जवाब देंगे। सो यहां पर प्रेजेंटेशन मतलब क्या? देखो बेटा, क्या तुमने फाउंडेशन में चैप्टर अकाउंट्स के अंदर चैप्टर पढ़े थे? जर्नल एंट्रीज का एक सेपरेट चैप्टर था, फिर लेजर पोस्टिंग का एक सेपरेट चैप्टर था, फिर सब्सिडरी बुक्स का सेपरेट चैप्टर था, फिर ट्रायल बैलेंस करके सेपरेट चैप्टर था। तुम जानते हो, पता है वो क्या था? जब तुम जर्नल एंट्री करते हो, फिर तुम लेजर पोस्टिंग करते हो, सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, यहां तक तुम जर्नल एंट्री से लेकर ट्रायल बैलेंस तक तुम एक्चुअली सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे हो और बुक कीपिंग कर रहे हो। नाम तो सुना ही होगा, बुक कीपिंग। सिर्फ तुम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग, ये रिकॉर्ड्स, इतने सारे रिकॉर्ड्स अगर हो जाएं, इतने सारे लेजर अकाउंट्स हो जाएं, इतने सारे असेट्स हो जाएं, हर एक दिन को रिकॉर्ड कर दिया, अरे भाई मुझे इसको समराइज तो करना पड़ेगा ना, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं
कि मेरे पूरे साल भर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस, मैं ये तो दिखा सकूं इन सबको मर्ज करके, इन सबको मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब में ठीक है। पर अभी तक मैंने जितना ट्रायल बैलेंस तक बनाया है, अभी तक इसको देखकर, ट्रायल बैलेंस को, जर्नल एंट्री को देखकर कोई भी व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाएगा। सर कैसा डिसीजन, सर कैसा डिसीजन? अबे तेरी कंपनी में इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया है, तू बैंक से लोन लेने जा रहा है, तेरे को लोन लेना है तो बैंक को तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, बैंक को पता करना है कि तेरा परफॉर्मेंस क्या है, तेरी पोजीशन अच्छी है कि बुरी है। तो इन सब लोगों को अगर तुम्हारे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम उनके हाथ में दे दोगे, तुम बोलोगे एक काम करो, तुम ना ये जर्नल एंट्रीज देख लो, तुम ये लेजर पोस्टिंग देख लो ना, मुझसे नहीं हो रहा। बैंक बोलेगी फिर मुझसे भी नहीं हो रहा, मैं भी पैसे नहीं दूंगा। इन्वेस्टर बोलेगा मुझसे भी नहीं हो रहा, मैं ऐसे पैसे क्यों ले रहे हो? पॉइंट इज कि अभी तक सिर्फ हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने फाउंडेशन में सिर्फ अकाउंटिंग करना सीखा, बट अब हम ये सीखेंगे कि वो जो भी अकाउंटिंग हमने की उसको प्रॉपर फॉर्मेट में, समराइज फॉर्म में लेके आना, ताकि वो यूजर्स, उसके यूजर मतलब पढ़ने वाले लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले लोग समझ सकें एक बार में कि हाँ कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा। और वो मुझे उनको एक अच्छे मैनर में देना पड़ेगा, प्रॉपर लैंग्वेज में देना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में देना पड़ेगा, ताकि वो उसको इंटरप्रेट कर सकें। और इसीलिए मुझे बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। और ये जब मैं बनाऊंगा तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंटेशन। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया कि यस, प्रेजेंटेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो तुम गलत तरीके से बना सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही तरीके से डिस्क्राइब करना, ताकि तुम्हारी पोजीशन, परफॉर्मेंस को सही तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके, और जिस व्यक्ति को जो इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे बिजनेस से, वो इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? सो प्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं? प्रेजेंटेशन हम इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन could be find out, proper information of बिजनेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की जा सके। इस वजह से हम समरी बनाते हैं, और उस समरी को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस। बोलो जी, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? लास्ट इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर पे देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं। टाइमली रिलीज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी, ठीक है। डिस्क्लोजर पे टू प्रोवाइड ऑल द फैक्ट्स एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद द असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। वेरी गुड बेटा, सौम्या तो बहुत जबरदस्त आंसर कर रहा है। डिस्क्लोजर के बारे में मेरे को ऊपर जाके कमेंट देखने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बेटा आरती कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैं क्यों दूंगा? जब वो है ही कॉन्फिडेंशियल, नाम ही उसका कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं क्यों दूंगा? नहीं बेटा। ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, बेटा रेलेवेंट मतलब मिस्टर एक्स, रेलेवेंट मतलब रेलेवेंट। आर्नव वासवानी, क्या हालचाल? ये आर्नव वासवानी करके तुम्हें अपने तुम्हारे चैट में दिख रहा होगा, ही इज योर सीनियर। Arnav Vaswani is your senior basically. He is in CA Inter and I'm really sure कि Arnav Vaswani का जो नवंबर 23 अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट में फोड़ने वाला है। वो फोड़ू नक्का तोड़ू नक्का वो सब करने वाला है। एंड आर्नव वासवानी को जल्दी से जल्दी अपने सीनियर को ऑल द बेस्ट बोलो। एंड अगर तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो आगे चल के मैं तुम्हें सीनियर से भी मिलवाऊंगा। चलिए, so disclosure, state the method or ways used in the financial statements. Very good. Disclosure, which method is used while preparing? Very good beta, very good, very good. Relevant to the shareholders and public. हाँ, डिस्क्लोजर मतलब देखो, आधा काम मैंने कर दिया इंफॉर्मेशन को दिखाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में, आधा काम कर दिया, पर वो आधा काम है, आधा अधूरा काम। और याद रखना, आधी इंफॉर्मेशन सबसे खतरनाक होती है, सबसे रिस्की होती है। इंफॉर्मेशन या तो पूरी मिले या तो ना मिले। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट रिस्की। क्यों?
मैंने बैलेंस शीट तो बना ली, मैंने पीएनएल तो बना लिए, पर बैलेंस शीट पीएनएल के अंदर जो आइटम्स लिखे हुए हैं, अगर किसी को उसके बारे में फर्दर डिटेल चाहिए, वो कैसे, कौन बताएगा? बैलेंस शीट के अंदर मैं जो असेट दिखा रहा हूं, उसको मैंने मार्केट वैल्यू पे क्यों दिखाया है? मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कहती है? मैंने अक्रूवल सिस्टम लगाया कि कैश सिस्टम लगाया है? ये मुझे कौन बताएगा? मुझे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैंने अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखाया है या मार्केट वैल्यू पे दिखाया है? अरे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का तुम्हें पता है, पेट्रोल पंप अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे नहीं दिखाते, वो अपने इन्वेंट्री को हमेशा मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं। तो क्यों? रीजन क्या है? सब चीजें डिस्क्लोजर में आएंगी। हमने कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, वो सब डिस्क्लोजर में आएगा। लेट मी शो यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। इस कंपनी का नाम किसको किसको पता है? इस कंपनी का नाम किसको किसको पता है? सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, इस कंपनी का नाम किसको किसको पता है? वेरी गुड। मोस्टली जो बच्चे साउदर्न पार्ट से होंगे तो हो सकता है उनको ज्यादा पता हो। सन टीवी नेटवर्क, सन टीवी के नाम से बहुत सारे चैनल्स आते हैं साउथ इंडिया में, बहुत सारे चैनल आते हैं। इट्स अ लिस्टेड कंपनी। आप देख पा रहे हो, इसकी ये ऑडिटर रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इन्होंने क्या अप्लाई किया है, ये देखो, इन्होंने क्या अप्लाई किया है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब इंड एस। चलिए अब जो तुम्हारे काम की चीज है वो दिखाता हूं। ये सन टीवी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है? अब तुम्हें तुम्हारे काम की चीज दिखाता हूं। बेटा बैलेंस शीट, बेसिकली ये सन टीवी का बैलेंस शीट है। उसके असेट्स में क्या क्या असेट्स हैं वो सब है, उसके करंट असेट्स में क्या क्या है, उसके इक्विटी आइटम्स कौन से हैं, शेयर कैपिटल उसका कितना है, ठीक है, उसके करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी कितने हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंटेशन है। पर आपको दिख रहा है बगल में 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, ये क्या दिख रहा है? नोट्स। ये नोट्स करके सबको दिख रहा है। मतलब अगर मुझे पता करना है कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो अमाउंट है, अच्छा ये सारे अमाउंट करोड़ में है, ये सारे अमाउंट करोड़ में, तो ये अमाउंट क्या है? 1211.77 करोड़। तो मुझे पता करना है कि सन टीवी के ये टोटल जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो उसमें क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है। तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं जाऊंगा नोट्स में, 3 नंबर नोट्स में। अब मैं 3 नंबर नोट्स ढूंढूं? चलो सर ढूंढते हैं सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ढूंढो ढूंढो, 3 नंबर नोट ढूंढो सर। ये लीजिए, ये आपका 3 नंबर नोट, क्योंकि वो ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाया। चलो मैं इसको सीधा कर देता हूं, इसको रोटेट कर देता हूं मैं। ये देखो 3 नंबर नोट। 3 नंबर नोट के अंदर उसके पास क्या क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लैंड है, सॉरी बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फॉर ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिटिंग है, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। सर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट क्या होते हैं? भाई लीज पे कोई लैंड लिया और उसके ऊपर फिलहाल बिल्डिंग बनाया, दैट इज लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। मोटर व्हीकल है, ये सब है। पूरी डेफिनेशन पूरी इसमें है कि भाई अप्रैल 2020 में कितना था, फिर कितना एडिशन हुआ, कितना डिलीशन हुआ, कौन सा खरीदा बेचा, फिर उसके बाद कितना एडिशन डिलीशन हुआ 2022 में, फिर उसमें के ऊपर डिप्रेशन कितना कितना लगाया, ये पूरा ब्यौरा है। इसको कहते हैं नोट्स, इसको कहते हैं डिस्क्लोजर। दूसरा, आइए आइए और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो कंपनी की कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। सन टीवी क्या करती है? सन टीवी कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो बता रही है। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जगह जगह पर लिस्टेड है। सन टीवी का कहां कहां पर काम है देखो रे देखो। द करंट कंपनी करंटली ऑपरेट्स टेलीविजन चैनल इन 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, ऑल्सो इन बांग्ला, मराठी, प्रीडोमिनेंटली टू व्यूअर्स इन इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया। ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई कंपनी के बारे में समझो क्या क्या है। कंपनी का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आता है, सन नेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज, कि उन्होंने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन का मेथड क्या रखा है, यूजफुल लाइफ क्या मानी है। ये देखिए बिल्डिंग की उन्होंने यूजफुल लाइफ उनकी कम से कम 20 साल होती है, ज्यादा ज्यादा 58 ईयर्स होती है, तो ये उन्होंने सब माना है। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को उन्होंने कैसे मेजर किया है? उन्होंने कॉस्ट पे मेजर किया है, बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर डिस्क्लोजर्स। हर एक आइटम का डिस्क्लोजर है ये। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं?
बोलो जी। तो बच्चों, ये चीजें, इन सबको बोलते हैं डिस्क्लोजर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ। आर्नव बेटा, चले जा इधर से अब, बस। तेरे को मुझे जितना तेरे बारे में बोलना था बता दिया। अब अगर मैंने तेरे बारे में कुछ मस्ती मजाक की तो फिर तू खुद ही भाग जाएगा। डिस्क्लोजर समझ में आ गया कि नहीं? वैसे मैं आर्नव के बारे में बता दूं, तुम्हारा जो ये सीनियर है ना, ये ना तुम लोगों से मिलने आया है, देखने आया कि कौन कौन सी लड़कियां हैं फाउंडेशन के अंदर। हाँ, फिर वो क्या करेगा, वो एक एक लड़की का नाम चेक करेगा, वो फिर डीपी देखेगा कि अच्छा ये लड़की है कि लड़का है। ठीक है, तो ध्यान से, तुम्हारे सीनियर लोग ना ऐसे नहीं है मतलब। वेरी गुड, आई हैव इन्वेस्टेड इन सन टीवी। बहुत बढ़िया। चलो, सो गाइस, हमने आपको एक, जरूर एक, मैंने आपको हमने सबने मिलकर एक आपको कमिटमेंट किया था कि हम आपको 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं अभी आऊंगा पूरे बेसिक ब्रिज बैच में 2 हफ्तों में, मैं आपके सामने वापस आऊंगा और कुछ बेसिक्स अभी हमारे अनक्लियर्ड है वो करवाने आऊंगा। पर एक जाने से पहले क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं। अगला बार जब लेक्चर लूंगा बेसिक ब्रिज बैच का, मैं आपको बता दूंगा कब लूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। बट एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं, उसका सोल्यूशन लेके आना। ट्रेडिंग अकाउंट जब तुम बनाते हो, अरे ट्रेडिंग अकाउंट तो फाउंडेशन में पड़ा होगा। और डायरेक्ट एंट्री वालों, ओ भैया, ओ सुन सुन, तू, हाँ तू डायरेक्ट एंट्री, ये मत बोलना कि मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ के आया हूं। तू डायरेक्ट एंट्री वाला है, तू बल्कि उससे ज्यादा अच्छे से जानता है। बी कॉम पढ़ के आया तू। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? इनकम्स और एक्सपेंस आते हैं। पर मुझे ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है? क्लोजिंग स्टॉक तो कायदे से एक असेट है। स्टॉक तो एक असेट हो सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर असेट है, क्लोजिंग स्टॉक अगर असेट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में तो एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं। और ओपनिंग स्टॉक क्यों आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्यों आता है? तो मेरे सवाल, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है? क्योंकि टेक्निकली स्टॉक तो एक असेट है। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो एक्सपेंस इनकम आना चाहिए, तो ये सेट क्यों आ रहा है? पहली बात तो ठीक है ना। तो मुझे अच्छा, दूसरी बात, स्टॉक तो बैलेंस शीट में भी आता है, स्टॉक तो बैलेंस शीट में भी आता है, ठीक है ना। तो एक ही आइटम 2 बार क्यों आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ रहा है और बैलेंस शीट में भी आता है। ऐसा थोड़ी होता कि ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम एक्सपेंस आता है तो वो बैलेंस शीट के अंदर भी आता है। तो मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, अभी नहीं, मुझे जवाब चाहिए अगले लेक्चर के अंदर, जहां मैं आपको बेसिक्स क्लियर करूंगा। और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे इसको, इसके बारे में कुछ कुछ बच्चों को पता होगा, पर जो बातें अलग से बताऊंगा पता होने के बावजूद, तब तुम बोलोगे सर मजा आ गया, ये चीज आपने जो बताई थी, ये इसके बारे में फाउंडेशन के लेवल पर शायद हमें कम पता था। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा, आपको मुझे इसको डिकोड करके आना है कि ये पूरा फंडा क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का। करके आओगे? जल्दी बोलो, करके आओगे? करके आओगे कि नहीं? तो आपको डिकोड करना है ये सारी चीजों पर। कुछ बच्चे अभी से ही जवाब देना शुरू कर रहे हैं, बट मैं चाहूंगा कि जब हम जूम पर इसका सेशन लेंगे, अगला सेशन अपना मतलब अकाउंट्स का जूम पे होगा, और मैं आपको ऑडियो यूज भी करने दूंगा, ताकि आप लोग जवाब ऑडियो से दे सके। और इसको डिकोड करके आना, बहुत डिटेल में डिकोड करके आना, क्योंकि हम बहुत जबरदस्त इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक ब्रिज मैच में। ठीक है, चलो, जाने से पहले बच्चों, मैं एक चीज तुम लोगों को बोलना चाहूंगा, एक चीज बोलना चाहूंगा। तुम लोगों ने फाउंडेशन में मेहनत बहुत की होगी, मैं उस चीज को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक सीए स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि तुमने कितनी मेहनत की होगी। एंड रियली गाइज, आई लव यू फॉर योर मेहनत। आपने जो मेहनत की है ना, आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर तूने ढंग से मेहनत की है, अगर तूने ढंग से पेपर लिखे हैं, शिद्दत से तूने मेहनत की है, तो तू डेफिनेटली इस बार पास होगा। और मैं दिल से प्रार्थना करूंगा भगवान को कि भाई इनको पास कर दिया जाए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो उसको इमीडिएटली सीए इंटर में लेके आया जाए। अब जाने से पहले, मुझे बाय बोलने से पहले वापस से कह के जाओ, यस आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी सून।
आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी सून, जल्दी से जल्दी। और बच्चे, जो बच्चे ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखेंगे, सिर्फ मैं लाइव वालों से बात नहीं कर रहा हूं, तेरे से भी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो जो ऑनलाइन डाउनलोड, ये जो बाद में जो बच्चे देखेंगे ना, वो भी कमेंट में, चैट में लिख के जाएंगे, आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सून। सर टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है ब्रिज बैच के लिए? बेटा, जब आप ब्रिज बैच का रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए एक स्टडी ग्रुप, आपके लॉगिन के अंदर आपको स्टडी ग्रुप होगा, उसके अंदर जाना है। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको ओपन नहीं दिखेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन किस पे होगा? वी स्मार्ट के लॉगिन में। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके अंदर आपको स्टडी ग्रुप करके दिखेगा, ज्वाइन स्टडी ग्रुप। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, उसको आपको दिखेगा, और उस स्टडी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, वो आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। अच्छा, अगर वो जब लिंक जब जाओगे, तो अगर मान लो उस पर एरर आ रहा है, तो आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, उस लिंक को कॉपी करना, अपना टेलीग्राम का ऐप ओपन करना, किसी भी फ्रेंड का चैट ओपन करना, फॉर एग्जांपल जय करके तुमने चैट की होगी किसी के साथ, उस चैट के अंदर जाके उस लिंक को पेस्ट करके उसको चैट भेज देना, फिर उस चैट को वापस से क्लिक करना, तो वो ओपन हो जाएगा। ऐसा होता है, टेलीग्राम में प्रॉब्लम है ये, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट बोल रहे हैं कुछ बच्चे, मैं आऊंगा ना, मैं आपके साथ जवाब दूंगा ना। मैचिंग कंसेप्ट तो है ही है, पर बहुत सारी चीजें और है। चलिए सर, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज आपका स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, याद रखिएगा। और एक और बात बता दूं, फिर से बता दूं, हमारे जो नए बैचेस हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं? नए बैचेस शुरू हो रहे हैं सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के 7 दिन के बाद। अभी फिलहाल आप ये बेसिक ब्रिज करिए, रोज का 1-1.5 घंटा करिए, आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आज सुबह से लेकर शाम तक तुम लोग इतना यार कैसे, मतलब पढ़ रहे हो ना तुम लोग, फाउंडेशन में पढ़ के आए थे ना, इंटर में पढ़ोगे ना, अभी इंजॉय करो, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा पढ़ो, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके जाना, और अपने बाकी दोस्तों के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप कि जो भी डिजर्विंग बच्चा है वो जरूर सीए फाउंडेशन में क्लियर होकर सीए इंटर में इस बार आ जाएगा, और इंटर में धूम मचाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कल का लेक्चर भी यूट्यूब पे रहेगा। कल का लेक्चर के बारे में शुभम सर आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच।